Hello students, today we will be discussing about the news and the articles which are there in the Hindu newspaper और जो कि आज 7th of June है, तो 7th of June के पेपर को हम डिस्कस करेंगे एंड वी एनालाइज दोज थिंग्स स्पेशली जो कि हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट हैं। एंड मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि करंट अफेयर्स का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। ट्रस्ट मी, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अगर वीडियो देखते हैं, किसी की भी देखें, ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि मेरी देखें, किसी की भी आप देखें तो उस वीडियो को देखें, बट डू मेक टाइम, डू टेक आउट द टाइम फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ये वीडियो देखते देखते अपने नोट्स बना सकते हैं, स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे अभी, जैसे यहाँ आप सामने देख रहे हैं OIC लिखा है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इस तरीके से अभी हम आगे बात करेंगे बिम्स्टेक की, हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जो न्यूज़ हैं वो हमारे यूपीएससी से एस्पेक्ट से। तो इधर आप टाइम टू टाइम अपने नोट्स बनाते जाएं या इन लेसन्स को देख के फिर आप जो कोई मंथली मैगजीन है, लेकिन मंथली मैगजीन क्या है, जब तक आती है और जब तक आप देखते हैं तो बहुत से कॉन्सेप्ट अगर अननोटेड होते हैं तो वो दिमाग से वॉश आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 15-20 दिन का गैप हो जाता है। तो ये मेरा सजेशन है, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप नोट करिए और ज़रूर नोट करिए, किसी की भी वीडियो देखिए, कहीं से भी करंट अफेयर्स लीजिए, लेकिन नोट उसको ज़रूर करिए इन एस्पेक्ट टू, इन रिलेशन टू द यूपीएससी एग्जाम। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे एक कमेंट जो कि एक जो भी बीजेपी के जो प्रवक्ता एक कह सकते हैं, जो पहले, अब तो खैर इनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है ना, तो कहीं ना कहीं जो भी उनके जो कमेंट्स थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो उसमें यहाँ पे जो न्यूज़ में एक सारी चीज़ें आ रही है, OIC जो हमने बात करा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा हमको जानना ज़रूरी है कि वो एक सेकंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल पैनल है, इंटरगवर्नमेंटल जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेफिनेटली दे ट्राई टू पुट द इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है या जो भी चीज़ें हैं, एक डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। एंड ये 57 कंट्रीज़ का जो है, 57 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। एंड इन चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये समझना ज़रूरी है कि गल्फ़ कंट्री की अगर हम बात करें या हम गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें, है ना, तो ये हमारे लिए, हमारे सोचिए इसके बाद जैसे ही OIC ने बोला तो हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसने भी स्टेटमेंट एक इशू किया, जो भी स्टेटमेंट इशू करा, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंस होगी उस चीज़ की, इसी वजह से वो स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। और चीज़ें ये एक इंटरनेशनल रिलेशन का भी टॉपिक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड है। जैसे इस बार हम देखें कि UN से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस आए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे वी डोंट नो। तो इसलिए यहाँ पे एक तो हम बात कर रहे हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की, यहाँ पे हमने बात करी OIC की, है ना। तो ये चीज़ें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई भी चीज़ें हैं आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस कैरी कर रही है, तो क्यों कैरी कर रही है उसको वो हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत एंड ओमान एंड ईरान, तो ये जो चीज़ें हैं इस पे क्या इंडिया की फ्यूल डिपेंडेंसी,
जो एम्प्लॉयमेंट, बहुत से लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रेमिटेंस एक अच्छा खासा एक अमाउंट जो है वो इंडिया में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने एक एक्स अमाउंट अर्न किया वहाँ काम करके, तो वे बैक होम जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट वो सेंड करते हैं, उस अमाउंट को क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। तो इसी तरीके से हम देखें कि इनका जो हमारा शेयर इन ट्रेड है ना, हम कितना इनको इंपोर्ट इनसे कर रहे हैं, कितनी चीज़ें इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चीज़ में हमको इस चीज़ में नहीं जा रहा है कि कौन किसने क्या बोला, वो डेफिनेटली क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। हमको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ पे ज़रूर देखना है कि किस तरीके से हमको चीज़ों को जॉट डाउन करना है, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, OIC है ये, और इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से रिलेटेड की गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, वो हमारे इंडिया से क्या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में आप डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी इकॉनमी में क्या इफेक्ट कर सकता है, उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। ये आज के द हिंदू से ये सारे स्लाइड्स जो भी हैं वो सारे द हिंदू से, वहीं से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। शेयर इन ट्रेड की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से इंडिया का अगर UAE से बात करें तो इंडिया यहाँ UAE अकाउंटेड फॉर 7% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड रैंक्ड, है ना। तो कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर अमाउंट यहाँ पे एक मेजर ट्रेड हो रहा है ना, मेजर ट्रेड पार्टनर हैं हम, मेजर ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। एंड चाहे हम इसका बात करें कि इंपोर्ट्स का UAE से, सऊदी अरेबिया से, या हम बात करें कि इंडिया का जो 40% ऑफ द फ्यूल नीड है जो गाड़ियों में हम यूज़ कर रहे हैं या अन्य इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारी जो फ्यूल नीड है वो 40% फ्यूल नीड जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से जो है ये चीज़ पूरी होती है। और हमारा जो अराउंड 90 लाख इंडियंस हैं जो कि गल्फ रीजन में रह रहे हैं। देखिए जो रेमिटेंस की मैं बात कर रहा था, इनवर्ड रेमिटेंस की यहाँ बात हो रही है, ये जो रेमिटेंस है आप सोचिए, इमेजिन करिए 90 लाख लोग, 90 लाख लोग जो है वहाँ पे गल्फ रीजन में रह रहे हैं। तो वो जो चीज़ें ऑब्वियसली जो इनकम वहाँ वो इनकर कर रहे हैं, जो भी वो कमा रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ अमाउंट जो भी वो घर भेजना चाहते हैं उस अमाउंट को हम रेमिटेंस कह रहे हैं। और ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ऑयल की हम बात कर रहे हैं, शेयर इन ट्रेड की बात कर रहे हैं, ऑयल डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो हमें देखा कि लगभग 40% जो तेल है, शेयर इन ट्रेड की बात करें तो इसे बहुत अच्छे से टैबुलर फॉर्म में पूरा दिया है। UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ईरान, ओमान एंड बहरीन, किस तरीके से इंपोर्ट रैंकिंग है, किस तरीके से एक्सपोर्ट रैंकिंग है। हम इनसे इंपोर्ट भी करते हैं, इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड होती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ट्रेड पार्टनर भी है, ऑयल डिपेंडेंस भी। और इंडियंस की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि वहाँ पर रह रहा है। जब आप समझ रहे हैं 90 लाख इंडियंस की यहाँ बात हो रही है, तो यू कैन इमेजिन कि 90 लाख इंडियंस रिसाइड इन गल्फ रीजन, एंड कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चंक है। चाहे हम रेमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इतने सारे भारतीय जो है वहाँ पे रहते हैं, उसकी हम बात करें, या हम शेयर इन ट्रेड की बात करें, ऑयल की बात करें, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती है जब हम बात करते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, या हम बात करते हैं OIC की। अब OIC के अगर देखें तो OIC द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल पैनल, फाउंडेड इन 1969। यहाँ पे इसको जो है, इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो 1969 है। इसका हेडक्वार्टर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो जेदा में है, सऊदी अरेबिया में, है ना। 57 मेंबर स्टेट्स हैं इसके जो मेंबर हैं, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेट करती है द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, है ना, एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड।
तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है हमने OIC की देखी, ये किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, किस तरीके से उसका देखना बहुत ज़रूरी है। एंड उसका इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली जो चीज़ें, जो डेटा हमने डिस्कस किया कि क्या हम ऑयल वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं, कितने इंडियंस वहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता होना चाहिए कि कहीं पे भी अगर हमको लिखना है, कुछ भी करना है, तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अर्जेस बैंक चीफ टू मेक लोन प्रोसेस ईजियर। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि लोन प्रोसेस को ईजियर बनाएं। लोन क्यों लिया जाता है? सबसे पहले व्हाई डू वी टेक लोन? व्हाई डू वी टेक लोन? हमको लोन की क्या ज़रूरत होती है? जनरल पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो कोई ना कोई डेवलपमेंटल वर्क की जब बात होती है तब हम लोन की तरफ देखते हैं। इन जनरल अगर बात करें, रीज़न कई हो सकते हैं, है ना। कहीं हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट की बात जब आती है, जब चीज़ों को एनहांस करना चाहते हैं, जब चीज़ों को हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, तब जो है हमारी बात होती है कि हम जो है इसकी बात करेंगे, किसकी? लोन की बात करेंगे। तो जो लोन, अगर यहाँ पे बात हो रही है कि लोन को जो है ईजियर बनाया जाए, ईजियर बनाने का मतलब है कि अगर उसके नेगेटिव्स भी हैं, उसके पॉजिटिव भी हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। तो द पॉजिटिव थिंग इज, अगर लोन ईजियर होगा तो फिर जो डेवलपमेंट का जो जिसकी हम बात कर रहे थे, उसकी जो साइकिल होगी वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। और जो फंड है ना, जो फंड है वो इकॉनमी में इंक्रीज करेगा, है ना। उसका जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो इकॉनमी में इंक्रीज करेगा इन चीज़ों से। भाई जब पैसे आएंगे, पैसे लोग खर्च करेंगे, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी में खर्च होंगे, इससे फिर हमारा जॉब जो है, लोग, भाई जब कोई चीज़ एक्सपैंड करेगी, कल हमारे पास 10 लोगों की ज़रूरत थी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी हुई तो हमको मान लीजिए 25 लोग की ज़रूरत हुई, तो फिर जॉब क्रिएट होगा, है ना। जब जॉब क्रिएट होगा तो फिर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक थर्स्ट जो है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पुश जो है इन अ पॉजिटिव मायना हमको देखने को मिलेगा हमारे कंट्री में। और यहाँ पे जो पोर्टल है, यहाँ बात जो हो रही है जन सामर्थ्य पोर्टल, तो उसमें क्या होता था कि जो एक कहीं ना कहीं बहुत सारे मोर देन अ डजन गवर्नमेंट की जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट जो स्कीम थी, उसमें क्या होता था, अलग अलग पोर्टल्स हैं या अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो उस पर जाके एक्सेस करना पड़ता था, अपनी एलिजिबिलिटी देखनी पड़ती थी। लेकिन ये जो जन सामर्थ्य पोर्टल है, इसके जन सामर्थ्य जो पोर्टल है, जन सामर्थ्य पोर्टल पे आके जो भी चीज़ें, जो स्पेशली जो क्रेडिट से रिलेटेड हैं, जो चीज़ें हैं, उसको हम बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। इसमें 12 क्रेडिट स्कीम है जो कि क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स और ऑन द पोर्टल टू एंश्योर दैट सिटीजन नीड नॉट आंसर द सेम। 12 स्कीम को जो है लेके सेम प्लेटफॉर्म पे आने की बात हो रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे इन सब चीज़ों का क्या, यहाँ पे एक तो ये जन सामर्थ्य पोर्टल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस दूसरा है कि यहाँ पे एक जो प्रोसेस है लोन लेने का, उसको आसान बनाया जा रहा है। द प्रोसेस इज बीइंग मेड स्विफ्ट, है ना। उससे क्या है कि जब आसान होगा कोई चीज़ तो हमको वो चीज़ करने में एक तो टाइम बचेगा, कोई भी आदमी परेशान नहीं होगा कि लोन लेना है तो एक लगेगा कि पता नहीं क्या करना है, बहुत बड़ा टास्क। और एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि लोन अगर आसानी से मिलेगा तो हो सकता है कि बहुत से लोग हैं जो कि उसको डिफ़ॉल्ट भी करेंगे, बहुत से लोग हैं जो किसी अन्य पर्पस से लेंगे और किसी अन्य पर्पस में उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज है। बट डेफिनेटली अगर जो लोन्स हैं जो ईजिली अवेलेबल हैं, जिसमें कोलैटरल का अमाउंट बहुत कम लगता है या नहीं लगता है, वो कहीं ना कहीं एक डेफिनेटली एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है। बट
सीइंग थिंग्स इन अ गुड कॉज एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे जॉब क्रिएशन, बिजनेस एक्सपेंशन और जो हमारी सबसे बड़ी चीज़ है नीड ऑफ द आवर भी है, और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चीज़ है आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं। हमारे आत्मनिर्भर भारत को ये और ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, ये आत्मनिर्भर भारत जो है इसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा हमारे विजन को स्ट्रॉन्ग करेगा। और जब हमको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, इंडिविजुअल्स के लिए भी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो जन सामर्थ्य पोर्टल है वहाँ अवेलेबल है, और इस तरीके से पीएम ने जो है अर्ज किया है कि लोन प्रोसेस को ईजियर बनाने का, और किस तरीके से उस लोन को हम यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो काम आएगा, उस चीज़ को हमने देखा यहाँ। अब ये जो आर्टिकल है इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि जो राइटर हैं इस आर्टिकल के वो बोलना चाहते हैं और जो बताना चाहते हैं। और इसका जो मैंने क्रक्स निकाला, बेसिकली ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी की बात हो रही है ना। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं या सोशल डेमोक्रेटाइजेशन है, और किस तरीके से जो एजुकेशन है वो हमारे, या कम्युनिकेशन जो रेवोल्यूशन है। देखिए पहले अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना होता था तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी था, लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट कहें, नेटवर्क्स कहें, हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट कहें, द वर्ल्ड is connected and truly it has become a global village। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, एंड डेफिनेटली एजुकेशन जो स्प्रेड किया, और उस स्प्रेड के वजह से कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को रोज़गार, बहुत से लोगों को अपना इंटेलेक्ट डेवलप करने का मौका मिलता है, अपने वर्क को और अच्छे से स्क्रूटनाइज करके बेटर परफॉर्मेंस जो है करने का एक मौका मिलता है। एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, एंड अलग अलग टाइप की जो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। हालांकि बहुत सी अलग अलग चीज़ों की भी बारे में बात कर रहे हैं, बहुत चीज़ें मिक्स टाइप का जो है आर्टिकल है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर दोज थिंग्स जो कि मेनली जो मुझे क्रक्स समझ में आया। आप चाहो तो एक बार आप रीड भी कर सकते हो, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको एक क्रक्स में समझा पाऊँ कि यहाँ पे जो हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हमारे को क्या भाई, हमको राइट मिलता है कि एक आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ एज एनी पर्सन कैन कंटेस्ट इन द इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। सिर्फ वोट डालना ही हमारा काम नहीं है, हम इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, और अगर हमको जो मैक्सिमम वोट मिलने चाहिए, मेजॉरिटी वोट मिलते हैं, तो हम जीत भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमारे को इलेक्शन में कंटेस्ट करने का राइट मिला, फिर हमको वोटिंग राइट मिला, है ना। फिर जो वोटिंग राइट्स है उसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, है ना, जब वैल्यू की बात करें तो वैल्यू ऑफ वोट फॉर ऑल इज इक्वल। तो ये जो इक्वालिटी की बात हो रही है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो इक्वालिटी का जो प्रेजेंस है, जिसमें हम कंटेस्ट भी कर सकते हैं इलेक्शन, हम वोट भी डाल सकते हैं, जो वोट डाल रहे हैं उसका जो हमारी वैल्यू है वो वैल्यू भी इक्वल है ना। इट्स इक्वल विदाउट एनी डिफरेंसेस और एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब अगर हम बात करें सोशल डेमोक्रेसी की, तो देखिए सोशल डेमोक्रेसी कभी कभी क्या होता है ना, आम तौर से जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जो है, कोई ना कोई डेमोक्रेसी कभी कभी थोड़ा सा हैम्पर हो जाती है, या हम उसको नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारी कौन सी डेमोक्रेसी है। इसलिए तीनों अलग अलग लिख के आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ ब्रीफ मैनर कि किस तरीके से इस चीज़ों को हम समझ सकते हैं। सबसे पहले सोशल डेमोक्रेसी में बात करें तो नो कास्ट प्रिविलेज, किसी भी कोई भी पर्टिकुलर कास्ट को हम किसी को भी प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं कि आप उनसे ऊपर हैं, आप उनसे नीचे हैं। ऑल एंड एवरीवन इज इक्वल, है ना। और कोई भी जेंडर प्रेफरेंस हम बात करें, मेल फीमेल, किसी भी जेंडर की हम बात करें तो किसी को भी कोई प्रेफरेंस, बेसिकली हम प्रेफरेंस देते हैं किसी को, तो हम किसी को एक तरीके से क्या करते हैं, हम किसी को अगर प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो हम उसको सुपीरियर फील कराते हैं।
है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात हो रही है कि सोशल डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सोशल इक्वालिटी की, जैसे यहाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम सोशल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और ये चीज़ हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर कहीं SEZ बन रहा है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कहीं बैंक से लोन मिल रहा है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक अपॉर्चुनिटी जो होती है, वो कहते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी का डोर है तो इट कैन बी ओपन्ड बाय एनीवन। उसके लिए कोई भी कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी अगर हम बात करें किसी को यहाँ पे सुपीरियर की बात करें या कोई डिफरेंसेस हम क्रिएट करें तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। या हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की क्या होता है कि इनकम के आधार पे किसी को प्रेफरेंस देना। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो इनकम के आधार पे किसी को भी प्रेफरेंस हम जब देते हैं, है ना, इनकम के आधार पे हम किसी को प्रेफर नहीं कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो इस तरीके से पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड ऑल थ्री आर एसेंशियल, ये तीनों चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नहीं जो होगा तो हमारा काम चल जाएगा। एक अच्छे डेमोक्रेटिक उसकी अगर सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, तीनों डेमोक्रेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। अब इसकी अगर हम बात करें, बे ऑफ बंगाल ड्रीम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात करेंगे बिम्स्टेक की, और यहाँ पे बहुत क्लियरली हम डील करेंगे कि बेसिकली जो हमारा जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मल्टी सेक्टोरल प्लस यहां पे बात हो रही है मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो मल्टी सेक्टोरल की बात हो रही है, वहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो रही है तो वहां पे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। 25 साल हो गए हैं बिम्स्टेक को। अब इस आर्टिकल में जो बताया जा रहा है कि बिम्स्टेक अब 25 साल ओल्ड हो चुका है, और कहीं ना कहीं जो गोल बिम्स्टेक का था इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, वो आज भी उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं अभी भी उसको टैप करने के लिए, और आज भी कहीं ना कहीं जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो पूरे तरीके से हम अभी उसके अंदर और भी बहुत सी पावर बची हैं जिसको हम यूटिलाइज करके इस पूरे रीजन में, बिम्स्टेक में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो रही है कि हम बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं विद इन द रीजन, एंड इस रीजन को पूरा डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो अपना हमारा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द आईज ऑफ योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जून 6 जून को क्या हुआ है, 25 साल पूरे हुए हैं। किसके पूरे हुए हैं, जो हमारा ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी इसको पहले देखें। तो 97 में बैंकॉक डिक्लेरेशन, प्लीज मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और बैंकॉक डिक्लेरेशन ने जो ग्रुपिंग थी इसमें क्या था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड विद, उस समय क्या आया, BISTEC, EC स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर उसके बाद नेपाल, भूटान एंड म्यांमार ज्वाइन किया टू मेक इट द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। तो जब नेपाल, भूटान एंड म्यांमार ने ज्वाइन किया तब वो जो पहले BIST था वो बिम्स्टेक हो गया, BISTEC था बेसिकली, वो जो है बिम्स्टेक हो गया। एंड ये जो
बेसिकली यहाँ जो बात हो रही है, जो राइटर कह रहे हैं, इट्स द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द 25 साल हो गए बेसिकली, तो 25 साल ओल्ड से उनका कंपैरिजन हो रहा है कि अब एक फुल अडल्ट हो गए हैं, बहुत से डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं, जो ट्रूली जो इनका जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो सेंस था उसको कंप्लीटली जो अचीवमेंट में कुछ कमी रह गई, और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये अरीना है वर्ल्ड का जिसमें बहुत ही ज़्यादा एंड बहुत बड़ा एक थ्रेशोल्ड है जिसको टैप करके जॉब अपॉर्चुनिटी हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मदद से इंपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मदद से एक्सपोर्ट्स हैं, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं, उन सब को बाय मैनी फोल्ड वी कैन अचीव। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि बिम्स्टेक के 25 साल पूरे हुए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको बात करें तो एन एक्साइटिंग डेस्टिनी वेट फॉर द वर्क टू रियलाइज द विजन ऑफ बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी। जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी की भी बात हो रही है कि किस तरीके से जो विजन था उसको भी हम जो है यहाँ पे यूज़ करके जो है आगे लेके जा सकते हैं। इंडो पैसिफिक सेंचुरी की बात करें, बीओबीसी हैज पोटेंशियल टू प्ले अ पाइवटल रोल लिंकेज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ की बात हो रही है, एक यहाँ पे साउथ एशियन रीजन की बात हो रही है, एक यहाँ साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात हो रही है। यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे जो बार बार इस पूरे आर्टिकल में बात हो रही है वो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के। और क्या इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, देखिए जब कहीं ना कहीं एक इतना इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, इतना इम्पॉर्टेंट रीजन है, और इस रीजन की जो कैपेसिटी है वो 25 साल हो गए बिम्स्टेक को, लेकिन उन चीज़ों को अगर अचीव करना है तो आज और अब हम उसको पूरे तरीके से हम यूटिलाइज जो नहीं कर रहे हैं, अब हमको उसको करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो अब हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है उसके साथ भी इन चीज़ों को कोलैबोरेट करके व्हाट वी कैन डू इज एक्सलरेट कर सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन से चाहे हमारा इनकम हो, चाहे हमारे इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों, चाहे हमारा जॉब क्रिएशन हो, चाहे लोगों का लाइफस्टाइल चेंजिंग हो, एजुकेशन का स्तर बढ़ाना हो, हेल्थ का स्तर बढ़ाना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल जब हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं। द न्यू सिनर्जी शुड बी क्रिएटेड बिटवीन बिम्स्टेक एंड IPEF। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, द न्यूज कैन अ न्यू सिनर्जी बी क्रिएटेड बिटवीन बिम्स्टेक एंड IPEF। तो ये चीज़ें अगर आती हैं तो इस तरीके से आप चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हैं। बिम्स्टेक के बारे में, IPEF के बारे में इससे पहले भी मैंने IPEF के बारे में बताया था, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये आर्टिकल बिम्स्टेक से रिलेटेड है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ये रीजन साउथ एशिया रीजन एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन, एंड ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है एंड कैपेसिटी है, उन चीज़ों को देखते हुए अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट में इन चीज़ों को एक्सलरेट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा रिजल्ट जो है सामने आएगा। ये बहुत क्या बोलते हैं, एक नीड ऑफ द आवर है। नीड ऑफ द आवर क्यों कहूँगा मैं इस चीज़ों को, द नीड फॉर डिजिटल कोलैबोरेशन। देखिए सबसे पहले हमको समझना है, ये आर्टिकल कहता है, सबसे पहले जो बात हो रही है वो एजुकेशन की बात हो रही है। देखिए ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, आज की डेट में किसी भी एरिया में हो, हम कहीं ना कहीं जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो रिमोट से भी रिमोट प्लेसेस तक धीरे धीरे पहुंचाई जा रही हैं एंड बहुत हद तक पहुंच भी चुकी हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस या ड्यू टू एनी रीज़न अगर कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो इंडिया में या अब्रॉड में उसको अगर पढ़ना है तो किसी रीज़न से अगर वो ट्रैवल नहीं कर सकता है, वो नहीं जा सकता है, तो घर बैठे भी चीज़ों को किया जा सकता है। यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है। यूजीसी ने
While online education is encouraged in India, UGC regulation don't allow tie-ups with foreign institutes for online learning. तो कहीं ना कहीं जो एक नीड है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी जो टाइप करने का जो रेगुलेशंस हैं उसको कुछ ईज आउट किया गया है, और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको देखते हुए समय के अनुसार हो सकता है पॉलिसी में कुछ चेंजिंग आए। उन चीज़ों की बात हो रही है कि किस तरीके से इसको हम, और मेंशन्ड है जो आर्टिकल में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो द फैक्ट दैट यूजीसी की यहाँ बात हो रही है सिंप्लीफाई किया है यूजीसी ने अप्रूवल प्रोसेस फॉर लोकल यूनिवर्सिटी टू कोलैबोरेट विद देयर काउंटर पार्ट्स अब्रॉड। तो लोकल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट कर सकती हैं, किस लिए? डिग्री देने के लिए। ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम क्रिएट कर सकती हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट और लोकल यूनिवर्सिटी के बीच में, ट्वाइनिंग प्रोग्राम क्रिएट कर सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट अवे एक तो एजुकेशन रीचेबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, और डेफिनेटली इन सब चीज़ों का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे सोसाइटी पे, हमारे सोशल सेक्टर पे, हमारे एजुकेशन के स्तर पे। तो एज पर द रूल द एनी इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड विथ नैक, जो नैक की यहाँ बात होती है, नैक स्टैंड फॉर नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल की बात हो रही है, विथ मिनिमम स्कोर ऑफ 3.01। अगर किसी का 3.01 स्कोर है, कितने में से? 4 में से, और वो फीचर कर रहा है टॉप 1000 ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन में, और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द कोलैबोरेशन। तो यहाँ देखिए 3.1 रैंकिंग की बात हो रही है आउट ऑफ 4, यहाँ पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात हो रही है, यहाँ पे जो रूल्स हैं वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, उसकी बात हो रही है, एक्रेडिटेड बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। देखिए ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ये तो मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अपने डे टू डे लिविंग से, इस कॉन्सेप्ट को अपने एजुकेशन से जब हम रिलेट करेंगे, तब हम कहीं ना कहीं उसका एग्जैक्ट जो चर्न आउट है वो हम निकाल सकते हैं। अब फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट्स बीइंग इन टॉप 100 लिस्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल क्राइटेरियन। तो अगर कोई इंडियन इंस्टीट्यूट है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में 100 के टॉप 100 रैंकिंग के अंदर है, तो भी वो एलिजिबिलिटी है। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूट विलिंग टू एंटर एंड पार्टनरशिप मस्ट रैंक, अगर कोई फॉरेन का कॉलेज है, फॉरेन का इंस्टीट्यूट है, तो उसकी रैंकिंग होनी चाहिए टॉप 1000 में इन ईदर ऑफ द टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ रैंकिंग की बात हो रही है, यहाँ नैक आया है न्यूज़ में, यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन रीचेबिलिटी की बात हो रही है, एजुकेशन डेवलपमेंट से सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से लिंक है। कहीं ना कहीं एक एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे कोई सोशल स्टेटस है, कोई भी चीज़ है, उसको हम बहुत पॉजिटिव वे में आगे लेके जा सकते हैं अपनी सोसाइटी को, एंड बहुत अच्छे तरीके से हम जो है चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इन अ ब्रीफ मैनर हमने डिस्कस किया कि आज का द हिंदू का जो आर्टिकल्स थे, जो न्यूज़ था, इसी तरीके से आपका कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरीके की अगर क्वेश्चंस है, कोई आपके मन में डाउट है रिलेटेड टू UPSC एग्जाम, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।